यू जो कि एक एवरेज लड़का है। पर एक दिन वो एक ऐसी अकेडमी में एडमिशन लेता है जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए जानी जाती है। पर पहले ही दिन उसकी बैंड बज जाती है। यू को लगता है कि उसकी बर्बाद हुई जिंदगी और भी ज्यादा बर्बाद होने वाली है। पर उसकी किस्मत तब बदल जाती है जब उसे अकेडमी की 3 सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड लड़कियों के साथ एक ही घर में रहना पड़ता है। एनिमे की शुरुआत साइका अकेडमी से होती है, जहाँ पे टैलेंटेड स्टूडेंट्स ही एडमिशन लेते हैं और यहीं पे यू ने भी एडमिशन लिया है। पर पहले ही दिन मार्शल आर्ट क्लब का वाइस प्रेसिडेंट उसकी बैंड बजा देता है। सभी बच्चे ये देख रहे होते हैं। प्रेसिडेंट उसके कमजोर होने पे उसे डांटता है। सभी बच्चे उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि इतनी पॉपुलर और टैलेंटेड एक्ट्रेस सुबारू का बेटा होने के बावजूद भी उसमें कोई टैलेंट नहीं है। सुबारू एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है जो कि हर एक चीज में परफेक्ट है और एक्टिंग में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। वाइस प्रेसिडेंट बताता है कि 3 रॉयल्स को उसका टैलेंट देखना है। वो तीनों साइका अकेडमी की टॉप स्टूडेंट है। यू गुस्से से कहता है, मुझे मेरी माँ से कंपेयर मत करो। वो वाइस प्रेसिडेंट की तरफ दौड़ता है पर बेचारे के पंच में दम ही नहीं था और प्रेसिडेंट उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं कि सुबारू का बेटा तो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। पर यू को इन सब बातों की आदत हो चुकी थी। वो खड़ा होता है और प्रेसिडेंट को बड़े अजीब तरीके से देखता है और कहता है, जो जितना ज्यादा मीडियोकर होता है वो उतना ही टैलेंट के पीछे दौड़ता है। और एक वक्त के लिए तो प्रेसिडेंट भी उसमें खो जाता है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि यू को तो बस उसकी माँ के लुक्स मिले हैं, टैलेंट का तो कोई नामो निशानी नहीं है। यू यहाँ से जाने ही वाला होता है पर प्रेसिडेंट जानता था कि टैलेंट ना होने की वजह से उसे स्कूल में क्या क्या फेस करना पड़ेगा। पर तभी एक लड़की दौड़ कर आती है और उसे लात मार देती है। इस लड़की का नाम होता है निको और ये भी एक रॉयल है और एक कराटे चैंपियन भी। तभी वहाँ पे 2 बाकी रॉयल्स भी आ जाती हैं, जो कि है मीवा, स्कूल की टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट और साथ ही चेस चैंपियन, और 3rd रॉयल है काजुकी, आर्ट डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी स्टूडेंट और थिएटर क्लब की बेस्ट एक्ट्रेस। यू कांपने लगता है कि ये तीनों यहाँ पे क्या कर रही है। काजुकी यू के पास आती है और जब उसे पता चलता है कि यू के पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है तो वो उससे कहती है कि तुम जैसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। पर तभी यू उन्हें अपनी एप्लीकेशन दिखाता है जिसमें लिखा था कि यू बस जनरल एजुकेशन ज्वाइन कर रहा है। पर उन लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि आखिर ये चीज है क्या, क्योंकि वो लोग तो हमेशा से ही स्पेशल एजुकेशन चूज करती आई है। इन लोगों की नौटंकी देखकर यू यहाँ से जाने लगता है पर निको उसे रोक के कहती है, पहले यहाँ की साफ सफाई कर दो। पर यू गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हारा कोई नौकर वोकर नहीं हूँ। निको बोलती है, ये रूल है कि जो भी मुकाबला हारता है उसे डोजो साफ करना पड़ता है, फिर चाहे चाट के साफ करो या हाथ से साफ करो, पर डोजो साफ हो जाना चाहिए। और यहाँ पे यू का दिमाग खराब हो जाता है कि पहले तो उसे बिना बात के मुकाबले में घसीटा जाता है और अब उससे जबरदस्ती साफ सफाई करवाई जा रही है। शाम को सभी बच्चे ट्रेनिंग के लिए वापस आते हैं पर डोजो इतना चमचमा रहा होता है कि तुम लोग अपनी शक्ल उसमें देख सकते हो। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जब यू छोटा था तब वो बस एक ही चीज चाहता था कि सभी लोग उसे सुबारू का बेटा माने। पर बेचारे की एक्टिंग स्किल्स उतनी ही चल पाती है जितने की मेरे इंटरनेट की स्पीड। जब यू ने अपनी माँ की एक्टिंग स्किल्स को देखा तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ तो जीनियस है, जो कि हर एक काम में परफेक्ट है और उनके सामने यू कुछ भी नहीं है। पर इसके बावजूद भी उसने हार नहीं मानी और दूसरी चीजों में ट्राई किया। पर अचानक से उसकी माँ बीमार हो गई और तब उसे पता चलता है कि उन दोनों की दूरियां कितनी ज्यादा बढ़ गई थी, जबकि वो उसके लिए सब कुछ थी। बीमारी के दिनों में यू ने देखा कि वो अपनी पुरानी मूवीज को बार बार देखती है और इससे ये भी पता चलता है कि वो एक्टिंग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। यू और उसकी मॉम का फेवरेट ड्रामा एक ही था जिसमें सुबारू ने हैप्पी फैमिली में मॉम का रोल प्ले किया था। वो यू से पूछती है कि शो के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। यू बताता है कि उसका फेवरेट सीन वो है जब वो सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। सुबारू बताती है कि उन्हें भी वो सीन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और तब यू को पता चलता है कि उन्हें एक हैप्पी फैमिली चाहिए थी जैसा कि उस ड्रामे में था। यू इस विश को पूरा कर पाता पर उससे पहले उसकी माँ उसे छोड़ के चली जाती है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और उसके लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि एक हैप्पी फैमिली बनाना। यू को नहीं पता है कि वो ये कैसे करेगा पर वो अपना फुल ट्राई करेगा ताकि जो चीजें उसने मिस कर दी है वो उसे दोबारा से जी पाए। यू उस घर में पहुंच जाता है जहाँ उसे रहना था पर वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो एक घर नहीं एक विला था। वो अपना लगेज जैसे ही नीचे रखता है पर एक लड़की उसे लात मारने आती है चोर समझ के। यू बोलता है, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। निको कहती है, तो साबित करो। पर तभी वो फिसल के नीचे गिर जाती है। यू फ्लर्ट करते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे प्यार में इतनी जल्दी गिर जाओगी। निको आगे कुछ बोल पाती पर यू उसके सिर को टॉवल से साफ करने लगता है। निको उसे रोकने की कोशिश करती है पर यू उसे अपने पास खींच लेता है जिससे वो शांत हो जाती है। पर तभी बाकी 2 बहनें भी आ जाती है और उससे सवाल करने लगती है। पर बेचारा यू खुद ही सदमे में है कि ये तीनों रॉयल्स यहाँ पे कर क्या रही है। पर तभी मिकाडोना अंकल का कॉल आता है जिनका वो घर था। वो यू की माँ के काफी अच्छे दोस्त थे और उन्होंने ही यू की आगे की स्टडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है और वो उन तीनों रॉयल्स के डैड भी हैं। वो यू से कहते हैं कि वो उनके साथ बॉन्डिंग बनाए। पर तभी यू को याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि एक हैप्पी फैमिली बनाना। यू सोचता है कि क्या मुझे इन तीनों के साथ फैमिली बनानी है। ये तीनों वैसे क्यूट तो बहुत है पर इनके साथ रहना मीन्स मौत का खेल। पर यू को पता था कि वो इनकी लीग से पहले ही बाहर हो चुका है। इंट्रो के बाद अपना सामान रखते हुए यू काजुकी के अंडरगारमेंट्स में पैर रख देता है पर
काजुकी बिजली की स्पीड से उसे उठा लेती है और यू को पता चलता है कि ये घर तो कहीं से भी नहीं लग रहा है, उससे कई गुना ज्यादा तो ये कूड़ेदान लग रहा है। एक हफ्ते से बर्तन नहीं धुले। बर्तन धुलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी काजुकी की होती है, पर वो बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं बिजी थी। यू नोटिस करता है कि काजुकी ने ट्राई तो किया था पर उसने प्लेट ही तोड़ डाली। मीवा को कपड़े धुलने थे पर वो बोलती है कि काजुकी के कपड़े बहुत ज्यादा थे और इसलिए मैं धुल नहीं पाई। पर यू देखता है कि उसने अपने हाथ पे कुछ लिख रखा होता है, यानी कि वो भूल गई थी। निको को घर की साफ सफाई करनी होती है पर उल्टा वो यू की ही बेइज्जती करने लगती है। जितनी देर में उसने यू की बेइज्जती की उतनी ही देर में यू ने पूरे घर की साफ सफाई कर दी थी और पूरा घर चमचमा रहा होता है। यू कहता है कि अगर तुम तीनों चाहो तो मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर सकता हूँ। वो तीनों साइड होके आपस में बात करने लगती है। अगले दिन छुट्टी होती है, इसलिए यू सोचता है कि थोड़ी देर और सोने के बाद वो उन तीनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करेगा, लेकिन निको की मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने की वजह से वो सो नहीं पाता है। यू देखता है कि मीवा कंप्यूटर में चेस खेलने में बिजी है और पागलों की तरह हरकतें कर रही है। वहीं पे काजुकी पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी का जूस बना रही है। यू पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो, जिस पर वो बताती है कि ये हमारा मॉर्निंग रूटीन है। जैसे तुम लोग सबसे पहले ब्रश करते हो वैसे ही हम लोग सबसे पहले ये करते हैं। वो कहती है आज हम तीनों बाहर जा रही है तो घर का अच्छे से ख्याल रखना। यू चाहता था कि वो सब साथ में ब्रेकफास्ट करे पर काजुकी बताते कि लेट हो जाएगा। यू मीवा को आवाज लगाता है पर मीवा तो चॉकलेट खा के अपने दिमाग को बूस्ट कर रही थी। वो मीवा को बुलाने जाता है पर मीवा को इतना इंटेंसली फोकस देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। यू अपनी माँ के लिए हर रोज खाना बनाता था पर उसकी माँ हमेशा ही जल्दी में रहती थी और कभी भी यू का खाना नहीं खाती थी। वो हमेशा ही फ्रोजन फूड खाती थी। तब यू समझ नहीं पाया था कि आखिर जीनियस लोग क्या सोचते हैं। ट्रेनिंग के बाद निको देखती है कि टेबल पे ब्रेकफास्ट रखा है, जिसे देख के उसकी लार टपक जाती है। यू उसे खाना ऑफर करता है पर निको तुरंत मना कर देती है। वो बोलती है इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। यू पूछता है पर क्यों? तब वो बताती है कि हम एथलीट्स को अपना खाना कंट्रोल करना पड़ता है और एक असली एथलीट वही होता है जो खाने को उतनी ही इम्पोर्टेंस दे जितनी वो ट्रेनिंग को देता है। और इसीलिए काजुकी भी वो जूस पीती है जिससे उसकी आइडल इमेज और फेस का ग्लो बना रहे। मीवा भी मीठी चीज इसलिए खाती है ताकि वो अपने दिमाग को अच्छे से चला सके। वो तीनों बहनें जल्दीबाजी में घर से निकलती है पर यू उन्हें रोक के कहता है तुम तीनों कुछ भूल रही हो। तीनों ही बहनें अपना पूरा बैग चेक करने लगती है पर उन्हें समझ में आता है कि उनके पास तो सब कुछ पहले से ही होता है। पर यू कहता है कि अपना ध्यान रखना। पर तीनों ही बहनें उस पे भड़क जाती है कि इतनी छोटी सी बात बोलने के लिए तुमने हमारा इतना टाइम वेस्ट किया। और यहाँ पे तीनों ही बहनें ब्लश कर रही होती है। दूसरी तरफ यू को अंकल मिकाडोनो का कॉल आता है। वो पूछते हैं कि तुम्हारा पहला दिन कैसा गया और बिजी होने की वजह से वो ज्यादा विजिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यू को ही उनका ध्यान रखना होगा। और तीनों को प्रोडिजी होने की वजह से आगे काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें उनका साथ देना होगा। कुछ दिनों बाद काजुकी का एक बहुत ही मुश्किल ऑडिशन होने वाला है। निको को भी चैंपियनशिप में विनिंग स्ट्रीक मेंटेन करनी है और मीवा का भी चेस कंपटीशन होने वाला है और यही सबसे अच्छा मौका है तुम्हारे और उनके बीच दूरियां कम करने का। कॉल कट हो जाने के बाद यू सोच में पड़ जाता है कि वो उन तीनों को हैंडल कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि वो किसी भी चीज में उन तीनों के आसपास भी नहीं है और अगर उन्हें हार फेस करनी पड़ी तो वो तीनों ही टूट जाएंगी, क्योंकि यू अच्छे से जानता है कि फेलियर क्या होता है और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उनके साथ बैठकर खाना खाएगा ताकि उन्हें और अच्छे से समझ पाए। निको सबसे पहले घर आती है और यू को देखते ही चिल्ला पड़ती है। यू चाहता है कि वो उसका बनाया हुआ खाना टेस्ट करे, लेकिन निको सोचती कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। उसे लगता है कि वो गिव अप कर देगा, पर यू तो और भी जोश में कुकिंग करने लगता है और यू ने बहुत सारी रेसिपी बुक्स खरीदी होती है ताकि वो उन तीनों के लिए एथलीट डाइट बना सके। वो प्रॉमिस करता है कि मैं ऐसा खाना बनाऊंगा जिसे तुम लोगों ने कभी नहीं खाया होगा। निको बोलती है तुम बेकार में ही मेहनत कर रहे हो, क्योंकि हमें तो शहर के टॉप शेफ का बनाया हुआ खाना तक पसंद नहीं आता था। सिर्फ हम लोग ही डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या खाएंगे, फिर चाहे पैकेट फूड ही क्यों ना हो। इसके बाद निको चेक करने आती है कि यू ने हार भी मानी या नहीं, लेकिन जैसे ही वो टेबल को देखती है वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि टेबल पे फुल न्यूट्रिएंट्स खाना रखा होता है, जिसे देख के साफ साफ पता चल रहा होता है कि ये खाना स्पेशली एथलीट्स के लिए बनाया गया है। निको ये जानकर ब्लश करने लगती है कि यू ने उसके लिए इतनी सारी मेहनत की। निको खाना खाना स्टार्ट करती है और यू की तारीफ करते हुए थकती नहीं है। यू भी इमेजिन कर रहा होता है कि चलो पहली बिल्ली के साथ तो उसका बॉन्ड थोड़ा सा सही हो गया है, पर मीवा भी चुपचाप देख रही थी और खाने को देख के उसकी भी लार टपक रही होती है। जब मीवा नीचे आती है तो यू उसे भी अपनी तरफ कर लेता है और कहता है उसने ऐसा खाना बनाया है जो उसके ब्रेन को बूस्ट करेगा। मीवा खाना खाना स्टार्ट करती है और निको को पता चलता है कि इस गधे ने तो मीवा के लिए भी खाना बनाया है। वो दोनों बात करने लगती है कि कितना टाइम हो गया उन्हें साथ में बैठे हुए। तभी वहाँ पे काजुकी भी आ जाती है और वो उन दोनों को साथ बैठा हुआ देखकर हैरान हो जाती है। यू उसे भी झांसा देता है कि उसने उसके लिए एक ऐसा खाना बनाया है जिसे खा के उसका फेस और भी ग्लो करेगा, पर वो मना कर देती है। निको बोलती है साथ में बैठकर खाना खाने में क्या बुराई है, पर काजुकी बोलती है ये सब मेरे लिए नहीं है। यू भी जानता था कि इस बिल्ली को मनाना उतना भी आसान नहीं होगा। यू
बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। निको को उसके लिए बुरा लग रहा था और उसे पता था कि यू ने खाना बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत की है। निको काजुकी का खाना छीन लेती है और यू उसे बताता है कि अगर तुमने काजुकी का खाना खाया तो तुम मोटी हो जाओगी। इसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं और यू भी स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। यू सोच रहा होता है कि आखिर काजुकी को कैसे मनाया जाए। वो डिसाइड करता है कि सबसे अच्छा तरीका उससे सीधे जाके बात करने में है, पर काजुकी के फैंस ने उसको पूरी तरह से घेर रखा होता है। यू काजुकी को ग्रीट करता है, पर काजुकी कहती है कि यू जैसा इंसान उससे बात करने के लायक नहीं है। यू कहता है बड़ी मतलबी हो यार तुम, मुझे बस एक मौका दो, जो चीज तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। काजुकी बोलती है दिमाग खराब तो नहीं हो गया ना तुम्हारा, घर चलो फिर बताती हूँ। और सभी लड़कियां ये सुन के पागल हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम लोग डेट कर रहे हो। इसके बाद यू निको की हेल्प लेता है काजुकी के करीब जाने के लिए। यू उसे आवाज लगाता है, पर निको को सुबह की बात याद आ जाती है। कुछ बंदे यू के पास आते हैं कि वो निको के साथ इतना फ्रेंडली कैसे हो रहा है, पर निको खुद ही गुस्से से फूट रही होती है। इसलिए वो मीवा के पास जाता है, पर मीवा अपनी क्लास में अकेले चेस खेल रही थी। वो सुनती है कि आगे बैठी हुई कुछ लड़कियों को मैथ में कुछ दिक्कत आ रही है और मीवा बड़े आराम से उन्हें आंसर बता देती है और सरप्राइज होने की जगह वो डर के वहाँ से चली जाती है। यू क्लास में एंटर करता है और देखता है कि दोनों बहनों के एकदम अपोजिट। मीवा के पास कोई भी भीड़ नहीं है। यू कहता है साथ में लंच करें, पर वो मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यू उसे खाते हुए देखे। पर यू उसके पीछे पड़ जाता है और एट द एंड मीवा थक हार के मान जाती है। यू पूछता है कि तुम लोगों से बात क्यों नहीं करती हो, पर मीवा बताती है कि वो लोग गधों जैसी बातें करते हैं, मैं तो एक रॉयल हूँ इसलिए मैं सबसे अलग हूँ। यू उसकी कंडीशन को अच्छे से समझ पा रहा था। वो बोलता है मैं भी एक रॉयल हूँ। मीवा पूछती है पर कैसे। यू कहता है मैं रॉयली इडियट हूँ और रॉयली कमजोर भी हूँ। और मीवा उसकी बातों से चिढ़ जाती है, पर एक प्यारी सी स्माइल देकर उसे इडियट बोलती है। और शांत होने के बाद वो दोनों लंच करते हैं और मीवा बताती है कि काजुकी के पास जाने के लिए तुम्हें उसके फेवरेट खाने के बारे में जानना पड़ेगा। वो आगे बताती है कि जब काजुकी 3 साल की थी तो वो चाहती थी कि उनकी माँ उसके लिए अलग से स्पेशल खाना बनाए और उस टाइम पे वो बहुत खुश रहती थी। पर यू तो बौखला जाता है कि इसकी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। शाम को यू कुछ स्पेशल बनाने का सोचता है, पर तभी काजुकी आती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। काजुकी बोलती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं थोड़ा सा थक गई थी। लेकिन मीवा उसका सर टच करती है और उसका हाथ जल जाता है। यू उसके लिए पॉरिज बना के लाता है, पर वो सबको रूम से बाहर भगा देती है, ये कहते हुए कि उसे उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। और काजुकी बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान खुद नहीं रख पाई और हर दिन यू उसके लिए कुछ स्पेशल खाना बनाता था। पर काजुकी हर किसी को रिजेक्ट कर देती थी और कहती थी कि ये सब तेरी तरह ही बेकार है। पर इस बार यू भड़क जाता है और उसके रूम में घुस जाता है। काजुकी उसे कमरे से बाहर निकालने जाती है, पर वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। यू कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपनी रिहर्सल मिस कर दोगी। और वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाऊंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। और वो फ्लेक्स करते हुए कहता है कि आखिर मैं इतनी महान एक्ट्रेस सुबारू का बेटा जो हूँ। एक टाइम पे काजुकी को भी लगता है कि यू एक्टिंग में काफी ज्यादा अच्छा होगा और जब वो डायलॉग पढ़ना स्टार्ट करता है तो काजुकी उसे कचरे की तरह रूम से बाहर फेंक देती है। पर यू हार नहीं मानता और हर रोज उसके साथ प्रैक्टिस करने आता है और काजुकी उसे बार बार रूम से बाहर फेंक देती है। बचपन से ही सभी लोग काजुकी को अप्रिशिएट करते थे कि वो एक प्रोडिजी है और हर बार उसने लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया है और इसीलिए वो जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहती है ताकि वो रिहर्सल कर सके। रात में पानी पीने के लिए जब वो नीचे आती है तब वो देखती है कि यू उसका एक्टिंग पार्टनर बनने के लिए उसके ड्रामा देख रहा है। उसका हार्डवर्क काजुकी को काफी अच्छा लगता है, पर एक्टिंग का तो पूछो ही मत। और उसी रात के बाद काजुकी के थॉट्स यू को लेकर चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो हार्डवर्क तो बहुत करता था पर परफॉर्मेंस में ही गुड़गोबर कर देता था। इसलिए काजुकी उसे एक और मौका देती है और हर बार की तरह वो कचरा कर देता है। पर काजुकी के हल्के से सपोर्ट करने के बाद 14 साल में पहली बार इमोशंस के साथ वो परफॉर्म कर पाता है। काजुकी को रियलाइज होता है कि यू बुरा लड़का नहीं है और यू को भी थोड़ी सी जलन होती है कि इतनी छोटी सी बात के लिए वो इतना ज्यादा इमोशनल हो गया। और इसके बाद काजुकी भी यू का बनाया हुआ खाना खाने के लिए मान जाती है। यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर काजुकी बोलती है इतना उछलने की जरूरत नहीं है, मेरी एक कंडीशन है। और वो बेड पे जाकर खुद को ब्लैंकेट से लपेट लेती है ताकि वो अपनी आगे आने वाली एम्बेरसमेंट को संभाल सके। और हिम्मत जुटाने के बाद वो बोलती है कि मुझे बैंगन, मशरूम और गाजर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यू यहाँ पे बौखला जाता है कि उसकी इतनी सारी मेहनत इसलिए बर्बाद जा रही थी क्योंकि वो 2 साल के बच्चों की तरह सब्जियां खाने में नखरे दिखा रही थी। पूरा दिन प्रैक्टिस के लिए बाहर रहती थी, पर यू ने ये चीजें पहले ही फेस कर रखी थी जब उसकी माँ शूटिंग की वजह से हफ्ते भर घर नहीं आती थी और इसी वजह से वो इतने दूर हो गए थे। उसे रियलाइज होता है कि उसकी माँ की तरह तीनों ही बहनें गॉड गिफ्टेड हैं। वो ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेस पहनी थी, उनके पास एक घर और बच्चे थे जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। उसी वक्त तीनों बहनें घर आ जाती है, पर निको तो हैरान हो जाती है कि यू रोमांटिक शो देख रहा है। पर काजुकी नोटिस करती है कि यू तो अपनी माँ का शो देख रहा है और उसे लगता है कि शायद यू को अपनी माँ की याद आ रही है। ठंड लग जाएगी तुम्हें। निको शर्मा जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वहाँ पे मीवा आ जाती है और पूछती कि तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है, वैसे भी यू ने तुम्हें पहले ही टॉवल में देख रखा है।
कहीं कोई तो जैसे लड़के के लिए लड़ता देख उनका मजाक उड़ाने लगती है। यू बोलता है तुम एकदम सही टाइम पे आई हो, मेरी हाइट छोटी है तो क्या तुम इसे ऊपर वाली शेल्फ पे रख दोगी। यू उसे थैंक यू बोलता है और वो भी बिल्कुल को देखने के बाद वो इमेजिन करता है कि उस टाइम वो कितना खुश होंगी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि ये लोग जंगली बिल्ली बन गई। यू एक एक करके तीनों से पूछता है पर तीनों कुछ भी नहीं कहती है। होटल पहुँचते ही वो काजुकी को देखकर हैरान रह जाती है। वो दोनों एक दूसरे से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। और तभी वहाँ पे नीको भी आ जाती है और उन्हें पता चलता है कि वो अपने कंपटीशन के लिए एक ही शहर में आई है। पर तभी वहाँ यू भी आ जाता है और कहता है कि बहनें होने के बाद भी उन्हें ये तक नहीं पता कि वो कंपटीशन के लिए एक ही शहर में आई है। वो आगे कहता है कि वो तीनों एक ही रूम में रहेंगी। पर वो लोग पूछती हैं पर क्यों। यू स्ट्रॉन्ग कर सको। और वो ये भी कहता है कि वो उन्हें फेस्टिवल घुमाएगा। और खुश होने की जगह वो तीनों ही उस पे भड़क जाती हैं कि टूर्नामेंट से एक दिन पहले ही उसे ये सब करने का सोचा। बेचारा यू उन्हें एक मंदिर के बारे में बताता है जहाँ जाने से उनका लक बढ़ जाएगा। नीको बोलती है हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। यू एक्ट्रेस सब उस मंदिर में जाते हैं और वो उन्हें फेस्टिवल फूड भी दिखाता है। वो तीनों कहती हैं कि ये होटल के खाने से तो काफी अच्छा लग रहा है। काजुकी मान जाती है पर वो कहती है कि मेरी एक शर्त है और वो कंडीशन ये है कि अगर उन्हें उसके साथ घूमने जाना है तो उन तीनों को ही ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी पड़ेगी। यू उन्हें कीमोनो के स्टोर पे ले जाता है और स्टोर की ओनर मिकाडोनो सिस्टर्स को देखते ही पगला जाती है। वो उन्हें दुकान के सबसे बढ़िया कीमोनो ट्राई करवाती है और कहती है कि ये उसके टॉमबॉय लुक पे काफी सूट करेगा। नीको को याद आता है कि उसे सुंदर ड्रेसेस पहननी थी पर इसके बावजूद उसको लड़कों के कपड़े पहनाए गए। तब ट्रायल रूम से बाहर आती है तो सभी लोग देखते ही रह जाते हैं कि वो कितनी सुंदर लग रही है। इसके बाद वो फेस्टिवल में जाते हैं पर फेस्टिवल में जाते ही काजुकी को उसकी फैंस घेर लेती है। सभी उसकी एक्टिंग की तारीफ कर रही थी। यू सोचता है कि इस वक्त तो उसे अपनी बहनों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। और जब यू देखता है कि काजुकी अपनी फैंस के साथ कितनी खुश है तो इसलिए वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। पर एक लड़की जो कि उन लड़कियों के साथ थी पर वो काजुकी की फैन नहीं थी और वो काजुकी को देखकर चिढ़ रही होती है। वो वहाँ से जाने लगती है पर तभी उसकी स्लीपर टूट जाती है और वो गिरने ही वाली होती है पर काजुकी उसे एक प्रिंस की तरह बचा लेती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, और उसे उठा के ले जा रही होती है। सभी लड़कियां ये सोच रही होती है कि काश उस लड़की की जगह वो वहाँ होती। काजुकी उसे एक जगह पे बैठा देती है। वो लड़की काजुकी को थैंक्स कहती है पर तभी उसे कोई झाड़ियों में खींच लेता है और वो चिल्लाते हुए कहती है किसकी इतनी हिम्मत हुई। और वो और कोई नहीं बल्कि यू होता है जो कि उसे खाना देता है। वो चाहता था कि काजुकी भी इस फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करे। काजुकी कहती है अपना खाना अपने पास ही रखो, मैं हमेशा ही इस ट्रिक में नहीं फंसने वाली हूँ। पर तभी यू बैंडेज निकालता है और कहता है कि मैंने देखा था कि टाइट हील्स की वजह से तुम सही से चल नहीं पा रही थी। काजुकी कहती है तो इसका मतलब तुम मुझे इतनी देर से छुप कर देख रहे थे, कितने ठरकी हो तुम। पर यू सीधा बैंडेज लगाने के लिए उसका पैर खींच लेता है। उसकी चोट को देखने के बाद यू को काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि चोट लगने के बावजूद भी उसे एक लड़की को उठा के चलना पड़ा। यू उसे डांटते हुए कहता है कि तुमने किसी की मदद क्यों नहीं मांगी। पर काजुकी बोलती है कि मैं तो उन लड़कियों की प्रिंस चार्मिंग हूँ ना, तो भला मैं उनसे कैसे बोलती। यू बोलता है कि प्रिंस को भी कभी कभार प्रिंसेस बनने का हक है। यू उसके पैर पे बैंडेज लगाता है। निको और मीवा मछली पकड़ने का गेम खेल रहे होते हैं जिसमें निको बुरी तरह से हार रही होती है। उसी टाइम पे काजुकी और यू भी वहाँ आ जाते हैं। दोनों बहनें काजुकी को अजीब सा मास्क पहना हुआ देखकर हंसने लगती हैं। पर यू बताता है कि ये उसने इसलिए पहना है ताकि लड़कियां उसका पीछा ना करे। सभी लोग गेम खेलने लगते हैं कि कौन सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ता है। मीवा बोलती है तुम मास्क पहने ही रखो क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे हमेशा ही गुस्सा रहता है। पर तभी तीनों बहनें फॉर्म में आ जाती हैं। यू वहाँ से हट जाता है और उनके लिए अगला गेम सोचने लगता है। तभी वो एक कॉन्टेस्ट देखता है जिसमें प्लेयर्स को लोटस लीफ पे चलकर पूरे तालाब को पार करना होगा और जो भी जीतेगा उसे कभी न हारने का लक मिल जाएगा और मंदिर की सुनहरी मूर्ति के साथ फोटो खिंचाने का मौका भी। यू इसे जीतना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि ये चीज उनके लिए कितनी खास है। कंपटीशन के स्टार्ट होते ही एक बंदा पानी में गिर जाता है और उन्हें पता चलता है कि कुछ लोटस लीव्स डूब भी रही हैं। एक एक करके सभी लोग गिरते जा रहे होते हैं जिसे देख के वहाँ का ऑर्गेनाइजर हंस रहा होता है और सोचता है कि कैसे एक बार तीनों बहनों ने बड़ी आराम से पूरे तालाब को पार कर लिया था। पर यू भी पानी में गिर जाता है पर वो हार नहीं मानता है और वो ट्राई करते रहता है जिसे देख के वहाँ के लोग सोच रहे होते हैं कि ये मेंटली स्टेबल तो है ना। 1 घंटा बीत जाता है और बारिश शुरू हो जाती है पर अभी भी यू हार नहीं मानता है। ऑर्गेनाइजर कहता है कि हम तुम्हें विनर अनाउंस कर देंगे क्योंकि सभी लोग जा चुके हैं। पर यू को ऐसी चीज नहीं चाहिए थी। वो इमेजिन करता है कि इस कंपटीशन को जीतने के लिए कैसे उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की थी। इस बार यू दोबारा ट्राई करता है और इस बार वो पानी में नहीं गिरता है और पूरे तालाब को पार कर लेता है। ऑर्गेनाइजर कहता है तुम जीत गए हो, अब फोटो खिंचा लो। पर यू उन्हें रुकने के लिए कहता है और उन तीनों को बुलाने के लिए जाता है पर उसे पता चलता है कि बारिश होने की वजह से फेस्टिवल बंद कर दिया गया है। यू को रियलाइज होता है कि शायद इस बार उसने सब कुछ बेकार कर दिया है। वो लोग तो वहाँ पे आना भी नहीं चाहती थी, उसने बस उनका कीमती वक्त बर्बाद किया है और कुछ नहीं। पर तभी वो तीनों छाता लेकर उसके सामने आ जाती हैं और छाते को अच्छे से ढक लेती हैं। यू कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे अकेले
अकेला नहीं छोड़ा। वो बहनें बोलती है तुमने अपने माइंड में हमारी कैसी इमेज बना रखी है। काजुकी बोलती है कि वो उन्हें यहाँ लेकर आया था तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। यू खुश हो जाता है और इसके बाद तीनों ही बहनें अपना छाता ऊपर कर लेती है और तीनों ही बहनें चाहती थी कि वो यू के साथ एक ही छाता शेयर करे। तीनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और जो भी हारेगा उसे यू के साथ छाता शेयर करना पड़ेगा, पर तीनों ही बहनें हारना चाहती थी। एंड में निको हार जाती है। निको जब यू के साथ चल रही थी तो उसका दिल इतना तेज बीट कर रहा था कि वो बाहर ही आ जाएगा। होटल में तीनों बहनें बात लेती हैं। निको उस पल को याद कर रही थी जब वो यू के साथ चल रही थी और सोचती है कि उसका दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा था। निको अपने ब्रेस्ट के साथ खेलने लगती है जिसे देख के दोनों ही बहनें हैरान हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि वो उन्हें बड़ा करना चाहती है ताकि यू को एक अच्छा पिलो मिल सके। नहाने के बाद वो यू को देखते हैं जो कि कुछ ढूंढ रहा था। यू के कपड़े गंदे हो गए थे। वो पूछते हैं कि क्या हुआ। यू बताता है कि उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस देने के चक्कर में वो खुद के लिए रूम बुक करना ही भूल गया, पर वो कहता है मैं मैनेज कर लूंगा और वो वहाँ से जाने लगता है। पर अगले सीन में वो उनके रूम में होता है। तीनों बहनें मान जाती है कि वो उनके साथ रूम शेयर कर सकता है। यू बोलता है कि उसे नहाने के लिए एक बाथरोब की जरूरत पड़ेगी। वो काजुकी के पास जाता है ये पूछने के लिए और यू को अपने इतना नजदीक देखकर वो शर्मा जाती है। मीवा उसके लिए बाथरोब ढूंढने लगती है, पर जब यू उसके पास आता है तो वो भी शर्मा जाती है। निको देखती है कि ऊपर एक स्पेयर रोप रखा हुआ है। निको की हाइट छोटी थी इसलिए वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, इसलिए यू खुद ही ले लेता है। निको को यू के गले लगने का मन कर रहा था क्योंकि वो उसके काफी ज्यादा नजदीक था। यू नहाने चले जाता है। तीनों बहनें पगला जाती हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। रात को यू के होने की वजह से वो तीनों ही बहनें सो नहीं पा रही थी, पर वो खुद को दिलासा देते हुए कहती है कि वो बस कंपटीशन के लिए एक्साइटेड है। पर यू बहुत ज्यादा खुश था कि उसने उनके साथ बहुत मजे किए और आखिरी में उन्होंने उस मूर्ति के साथ फोटो भी खिंचाई। शुरू में तो वो स्माइल नहीं कर रही थी, पर जब यू पेड़ से टकरा के भीग गया तो वो हंसने लगती है और उसी वक्त पे वो उनकी फोटो खींच लेता है। यू काफी खुश होता है कि उसने उस फोटो को दोबारा से रिक्रिएट कर लिया है। यू उस फोटो को ढूंढने लगता है पर उसे वो नहीं मिलती है। उसकी जगह उसे एक नोट मिलता है कि उसकी असली मालकिन ने उसे वापस ले लिया है, जिसके बाद वो सो जाता है। तीनों बहनें उठ जाती हैं कि ये गधा हमारी नींद हराम करके खुद सो रहा है। इसके बाद वो तीनों बचपन की बातें याद करने लगती है और बताती हैं कि कैसे एक ही घर में रहने के बावजूद भी वो एक दूसरे से कितनी दूर रहती हैं, पर यू की वजह से वो सब साथ में वक्त बिता पाए। और हमें यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि वो फोटो मीवा के पास होती है जो कि काफी खुश थी कि वो दोबारा से साथ में एंजॉय कर पाए और उन सब का रीजन बस एक ही है, यू।